वो कॉफ़ी का मग उठाता खिड़की के पास आया तो बाहर खिड़की से बारिश में भीगती लड़की को देखकर चौंक गया। ये लड़की अभी तक यहाँ से गई नहीं। वो धीरे से बड़बड़ाया, फिर अपना मग उठाकर साइड टेबल पर रखकर तेजी से नीचे की ओर बढ़ा और लॉन में आकर ऊंची आवाज़ में अपने नौकर को पुकारने लगा। जी सर, नौकर ने पास आकर झुके हुए सिर से कहा। वो लड़की अभी तक यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा था ना उसे अभी और इसी वक्त यहाँ से भेजो। वो ठंडे लहजे में बोला। सर, मैंने कोशिश की थी मगर मैडम बाहर ही खड़ी भीग रही हैं, जाने को तैयार नहीं। कह रही हैं जब तक आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तब तक नहीं जाएंगी। नौकर बोला तो अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आज जब ऑफिस से निकलने वाला था तो वाहन पार्किंग एरिया में एक लड़की उसके पास आकर ज़रूरी बात करने की जिद करने लगी। वो उसे नज़रअंदाज करके मैनेजर से बात करने का बहाना बनाकर घर के लिए निकल आया, मगर वो लड़की उसका पीछा करते हुए घर तक आ पहुंची थी। यहाँ आकर भी उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने गार्ड से कहकर उसे बाहर जाने को कहा, मगर वो पिछले 3 घंटे से बाहर खड़ी बारिश में भीग रही थी। वो माथा मसलते हुए इधर उधर टहलने लगा। जाइए, उसे भेजिए अंदर, वो सख्त शब्दों में बोला तो नौकर पलट गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि वो भीगी हुई लड़की अंदर आई और उसके बालों से कपड़ों से टपकता पानी कालीन पर गिरने लगा, जो अर्जुन की साफ सुथरी पसंद तबीयत को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप ऐसा कीजिए, मेरी नौकरानी बिंदु के साथ मेरी सिस्टर के कमरे में जाइए और वहाँ से कोई भी सूट निकाल कर बदल लीजिए, फिर हम लोग आराम से बैठकर बात करेंगे। कहता हुआ वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अजीब बदतमीज इंसान है। क्या हो जाता अगर 2 मिनट बैठकर बात सुन लेता। और अब मैं कपड़े चेंज करूं इस लाट साहब के लिए, फिर बात करेंगे। वो मुँह ही मुँह में उसकी बुराई करती हुई बिंदु के साथ एक आलीशान कमरे में आई। कपड़े बदलने के बाद वो अपने लंबे बालों को खोलकर सुखा रही थी कि तभी दरवाज़ा नॉक हुआ और एकदम अर्जुन अंदर दाखिल हुआ। वो हड़बड़ाकर जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी, फिर हाथ में पकड़े टॉवल से ही खुद को आगे से ढांप लिया। अरे, ऐसे कैसे नॉक किए बिना अंदर आ सकते हैं आप? वो इंतहाई चिढ़े हुए शब्दों में बोली तो अर्जुन, जो एकटक उसे देख रहा था, सिर झटक कर रह गया। फिर सुकून से सामने पड़े सोफे पर बैठकर सिगरेट के कश लेने लगा। वो अपने कंधों पर दुपट्टा लेती उसके सामने बैठी ही थी कि तभी फिर से दरवाज़ा खुला और एक बड़ी ही डिसेंट सी बड़ी उम्र की औरत अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर खुशी भरे हाव भाव थे। वो जल्दी से पास आई और फिर आगे बढ़कर माया की बलाएं लेने लगीं और वो दोनों इस सिचुएशन पर सटपटाकर एक दूसरे को देखने लगीं। दादी, क्या हो गया है आपको? अर्जुन ने सख्त झुंझलाहट से पूछा। चुप रहो तुम, बेशरम इंसान, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? बूढ़ी दादी को बिना बताए अपने लिए लड़की पसंद करके ले आए। वो तो बिंदु ने मुझे बताया। खैर, जो भी हो, लड़की मुझे बहुत प्यारी लगी। वो दोबारा से माया की बलाएं लेते हुए बोली। दादी, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज़ इस वक्त बाहर जाइए, मुझे बिजनेस के सिलसिले में बात करनी है। वो खुद को संभालते हुए बोला। अच्छा ठीक है, जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले इसे मेरे कमरे में लेकर ज़रूर आना, मुझे इससे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। वो कहती हुई वापस पलट गई। अर्जुन गहरी सांस भरता हुआ दोबारा से उसकी तरफ देखने लगा। प्लीज़, आपको जो कहना है जल्दी कहिए, क्योंकि मुझे अपनी बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। वो थोड़ा चिढ़े हुए अंदाज में बोला। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है अपना वक्त बर्बाद करने का, मेरे पास भी फिजूल टाइम नहीं। मैं यहाँ बात करने आई थी और आप अगर ऑफिस के बाहर ही मेरी बात सुन लेते 5 मिनट रुककर, तो इतना सब कुछ ना करना पड़ता और मैं भी टाइम पर घर पहुँच जाती। मेरे भैया घर पर मेरे इंतज़ार कर रहे होंगे। वो थोड़ा सा मुंह बनाकर बोली। जो कहना है अब जल्दी जल्दी कहो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ से उठकर चला जाऊँगा और तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। वो उसकी बातों से परेशान होकर बोला। मैं 2 मिनट में ही अपनी बात पूरी कर लूँगी। दरअसल मुझे अपने कैफ़े के बारे में बात करनी है, जो आपके न्यू सनशाइन होटल के साथ बना हुआ है। आपकी टीम ने हमारी उस ज़मीन को गैर कानूनी बता दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और हमने उसे 5 साल पहले ही ख़रीदा है। आप पैसे के बलबूते पर कुछ भी कर सकते हैं और एक बार भी नहीं सोचते कि किसी का उसमें कोई सपना छुपा हुआ हो, किसी की मेहनत हो, किसी के आने वाले फ्यूचर का फैसला। आपको पता है, 5 साल से हमने उस पर इतनी मेहनत की है और हमारे कैफ़े का एक नाम है और आप उसे एकदम से ख़त्म करवाना चाहते हैं। वो एकदम कड़वे अंदाज में बोलती चली गई।
हो गई बात ख़त्म? मेरी बात का जवाब भी सुन लो कि जो हो रहा है उसे होने दो और अपना कैफ़े कहीं और जाकर बना लो। तो मैं बदले में मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। वो गुस्से से कड़वे शब्दों में बोला। हम क्यों बनाएं कहीं और जाकर? हमारा कैफ़े वहीं पर चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए सर, आपके रेस्टोरेंट की डिशेज अलग हैं और हमारे कैफ़े में स्वीट डिशेज और कॉफ़ी चाय होती है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? अगर हम भी वहीं पर बैठे रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वो एकदम गुस्से से चिढ़कर बोली। मैं ऐसा नहीं चाहता और कोई मुझे नुकसान पहुंचा भी नहीं सकता। वो कैफ़े मेरे आलीशान होटल के लुक को ख़राब कर रहा है, इसीलिए मैं उसे हटाना चाहता हूँ। और रही बात, जो चाय कॉफ़ी आपके यहाँ से मिलती है उससे ज़्यादा अच्छी मेरे रेस्टोरेंट में मिलती है। बड़े से बड़ा शेफ़ रखा है मैंने अपने रेस्टोरेंट में, और मेरे होटल में विदेशी लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे रेस्टोरेंट में किसी भी तरह की कोई कमी नज़र आए। बाकी आपको आपकी मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। हमें आपकी भीख नहीं चाहिए सर, हमें हमारा हक चाहिए, और मैं इस कैफ़े को हरगिज़ वहाँ से हटाने नहीं दूँगी। वो बेहद कड़वे शब्दों में बोली थी। देखिए, आपने जो कहना था आपने वो कह दिया। अब आप यहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि मैं इस बारे में अब और कोई बहस नहीं चाहता। वो उठते हुए बोला। मेरे भाई वो कैफ़े बहुत मेहनत से यहाँ तक लेकर आए हैं। प्लीज़ सर, मेरे भाई के सपने जुड़े हैं उसके साथ, इस तरह मत तोड़िए। वो अब की बार विनती पर उतर आई। मिस XYZ, आप जो भी हैं आप यहाँ से जा सकती हैं। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, और हाँ, जाते हुए दादी से मिलती चली जाइएगा। वो सख्त शब्दों में बोला और फिर बाहर निकलता चला गया। वो अफसोस के साथ उठकर घर के लिए निकलने ही लगी थी कि नौकर ने उसे अपने साथ आने को कहा। उसके साथ चलती वो दादी के कमरे में आई तो वो उसके इंतजार में ही बैठी हुई थी। उसे पास बिठाकर वो न जाने कौन कौन सी बातें कर रही थीं, और वो चुपचाप सर झुकाए सुन रही थी। वो अपनी तन्हाइयों का जिक्र कर रही थी, अपने अकेलेपन का। वो उनके दुख को अपने अंदर तक महसूस कर रही थी। फिर उन्होंने एक मखमली केस उठाया और उसमें से जड़ाऊ कंगन निकाले और बड़ी आत्मीयता से उसके दोनों हाथों में पहना दिए। वो कंगनों को हैरान होकर देख रही थी। ये आप क्या कर रही हैं दादी? उसने सटपटाकर पूछा, और अंदर दाखिल होता अर्जुन भी एकदम से चौंक उठा था। ये मेरी बहू की निशानी है। जब वो ब्याह कर आई थी ना, तो मैंने उसे ये पहनाए थे, मगर फिर वो तो दुनिया से चली गई। ये कंगन वापस मेरे पास आ गए। आज मैं फिर से ये अमानत अपनी बहू को दे रही हूँ। तुम मेरी अर्जुन की दुल्हन हो। वो थमे हुए शब्दों में बोली, और उनकी बात पर अर्जुन और वो दोनों शौक रह गए। फौरन अर्जुन पास आकर दहाड़ा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये कंगन पहनने की? और फिर खींचकर उसके हाथों से कंगन उतार लिए। तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम जैसी 2 टके की लड़कियाँ, जब उन्हें कुछ और नहीं मिलता ना, तो अमीर लड़कों को फंसाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढती हो। निकलो यहाँ से, वो चिल्लाकर बोला। बेइज्जती के एहसास से माया की आंखें भर आईं। वो तेजी से उठी और भागती हुई वहाँ से बाहर निकल गई। ये क्या तरीका था बात करने का? दादी ने एकदम गुस्से में आकर कहा। बहू नहीं है वो आपकी, राह चलती हुई कोई अजनबी लड़की है। जो लड़की भीख मांगने आई थी यहाँ पर, और आप उसे घर की बहू बनाने का सोच बैठी। हद करती हैं आप भी दादी। उसके शब्दों में उस लड़की के लिए नफरत टपक रही थी, और उसकी बात पर दादी एकदम पत्थर सी रह गई। लेकिन अर्जुन, मुझे तो लगा वो तुम्हारी कोई दोस्त है और तुम उससे शादी करना चाहते हो। अच्छा, अब निकलो मेरे कमरे से। मैं तुमसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं करना चाहती। कितनी अच्छी लड़की थी और तुमने उसे घर से भगा दिया। अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊंगी जब तक तुम शादी नहीं करोगे। दादी गुस्से से चिल्लाकर बोली तो वो होंठ भींच कर रह गया। फिर वो कंगन उन्हें थमाकर वहाँ से मुड़ता अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अगले दिन सुबह जब वो नाश्ते की टेबल पर आया तो नौकर ने उसे बताया कि दादी ने न रात को खाना खाया था और ना ही अब खाने को तैयार हैं। वो गुस्से से झुंझलाता हुआ उनके कमरे में आया। ये सब क्या है दादी? आप इतनी जिद क्यों कर रही हैं? आप कोई बच्ची नहीं हैं जो मुझे इस तरह परेशान कर रही हैं। वो एकदम गुस्से से झुंझलाकर बोला। तुम अच्छी तरह जानते हो अर्जुन कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। अरे कुछ तो मेरा ख्याल कर लो। 32 साल के हो गए हो और अभी तक शादी करने का कोई इरादा ही नहीं है। एक तुम हो और एक तुम्हारी बहन जो 28 साल की होने वाली है, और उसे भी कोई परवाह नहीं है कि शादी करनी भी है या नहीं। बस तुम लोग बिजनेस को आगे बढ़ाते चले जाओ
और इस घर का क्या होगा, कभी सोचा भी है? मुझे वो लड़की पसंद आई थी, बस उसी को मेरी बहू बनकर आना होगा, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। वो गुस्से से बोली तो वो गहरी सांस भरते हुए उनके कदमों में ही बैठ गया। दादी अगर टाइम से खाना नहीं खाती तो दवा नहीं खा पाती, और दवा न खाने से उनकी तबीयत खराब हो जाती, क्योंकि दादी बीपी और शुगर की मरीज थीं। अच्छा ठीक है, आप जो चाहेंगी वही होगा, आप प्लीज़ खाना तो खा लीजिए, वो विनती करते हुए बोला तो उन्होंने शक भरी निगाहों से उसे देखा। दादी सच कह रहा हूँ, उनकी निगाहों के जवाब में वो एकदम जल्दी से बोला तो वो सुकून से एकदम मुस्कुरा उठी थी और फिर उसके साथ चल पड़ी। नाश्ते की बात थी तो दादी ने नाश्ता आराम से कर लिया था और अब उसे अंदर तक सुकून हो चुका था। वो होटल पहुंचा और सीधा साथ बने माई होप कैफ़े की ओर बढ़ गया। अंदर दाखिल हुआ तो लगभग उसी की उम्र का एक लड़का वहां काउंटर पर बैठा था। मैं अर्जुन मेहरा हूँ, मुझे माया से मिलना है, उसने पास जाकर कहा तो वो लड़का चौंक गया। अरे आप ही हैं सनशाइन के ओनर मिस्टर अर्जुन मेहरा, आपसे मिलने का काफ़ी शौक था, मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं माया का भाई वैभव मिश्रा, उस शख्स ने बैठे बैठे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा तो वो थोड़ा नाखुशी से हाथ मिलाकर काउंटर से टेक लगाकर उसे देखने लगा। किस तरह का आदमी है ये, अपनी बहन को हर मामले में आगे करता है, खुद हट्टा कट्टा यहाँ बैठा है काउंटर पर, गवार कहीं का। लीजिए आ गई माया, वैभव ने कहा तो वो जल्दी से उसकी तरफ देखने लगा। जी बोलिए, उसने पास आकर बेहद साफ शब्दों में कहा। बैठकर बात कर लें, आसपास देखते हुए अर्जुन बोला। भैया गौरव से बोलिएगा वो 2 कप कॉफ़ी भेज दे, मैं इन्हें गेस्ट रूम में लेकर जाती हूँ। कहते हुए पलटी और अर्जुन उसके साथ साथ पीछे चला आया। वो एक छोटे से बने हुए केबिन में उसे ले आई। इस खड्डे नुमा कैफ़े की वजह से तुम मुझसे लड़ने आई थी, वो एकदम मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला तो उसकी बात पर वो गुस्से से बल खाती उसकी तरफ देखने लगी। खड्डा हो या महल, मगर जो चीज़ आपके लिए मामूली हो सकता है सामने वाले के लिए पूरी ज़िंदगी का निचोड़ हो। ये मेरे भाई की मेहनत है, वो गुस्से से तड़प कर बोली थी। भाई, लानत है ऐसे भाई पर जो खुद बैठा है और अपनी बहन को दूसरों के दर पर भीख मांगने भेज रहा है। उसके शब्द अभी मजाक उड़ाने वाले थे और ये बात माया को अंदर से बुरी तरह गुस्सा दिला गई। आप अपनी हद में रहे मिस्टर अर्जुन मेहरा, वो एकदम तिलमिलाकर बोली। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, जो बात करने आया हूँ वो करते हैं। इस बार वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोला। जी बोलिए। वो भी अब थोड़ा सुकून से बैठ गई थी। तुम्हारे भाई को अपने कैफ़े में जगह दे देता हूँ और जितना यहाँ से कमाते हो उससे ज़्यादा पेमेंट भी दूंगा, वो सपाट शब्दों में बोला। नहीं मंजूर मुझे आपकी ये डील, उसने साफ तौर पर अपना फैसला सुना दिया। अच्छा चलो दूसरी डील देता हूँ, तुम्हारे भाई को अपने होटल के 30% शेयर का पार्टनर बना देता हूँ। वो बोला तो उसकी बात पर वो एकदम चौंक गई। क्या, आप क्या कह रहे हैं? वो अब इस बात से बोली। मेरे होटल में भी एक कैफ़े बना है जहाँ लोग कॉफ़ी और टी एंजॉय करते हैं, तो इस जगह से तुम्हारा भाई सब सामान मेरे होटल के बने कैफ़े में लगाएगा और उसका सारा मुनाफा उसी का होगा। मानकर चलो कि तुम्हारा ये माई होप कैफ़े मेरे होटल में शामिल होगा। वो इतने आराम से बोला कि माया हैरान निगाहों से उसे देखने लगी। और इस मेहरबानी की वजह भी बता दीजिए, वो खोजती निगाहों से देखते हुए बोली। ज़रूरी थोड़ी है कि मैं इसके बदले कुछ चाहूँगा, क्या मैं आपको ऐसा लगता हूँ? वो मुस्कुराकर बोला। प्लीज़ मेरे सामने ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं, आप जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, ये दुनिया बहुत मतलबी है। आपका कोई मतलब ही होगा जो इतनी बड़ी ऑफ़र कर रहे हैं, वरना आप लोग तो अपना थूका हुआ भी किसी को ना दें। इसलिए जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, उसे जल्दी से बता दीजिए। वो एकदम सपाट अंदाज में बोली थी। मैं तो तुम्हें सिर्फ ऐसे ही समझ रहा था, बेवकूफ़ सी मगर थोड़ी जिद्दी, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार निकली। वो काफ़ी शब्द को लंबा करते हुए बोला तो वो सर झटक कर रह गई। दरअसल मेरी दादी को तुम बहुत पसंद आ गई हो और उन्होंने कल रात और आज सुबह भी खाने से इनकार कर दिया था। साथ में मुझे ये भी धमकी दी कि जब तक तुम उनकी बहू नहीं बन जाती वो खाना नहीं खाएंगी। तो बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 3 महीनों के लिए तुम मुझसे शादी कर लो, फिर अगर तुम्हें कोई और पसंद भी आ गया तो मैं खुद तुम्हारी शादी उससे करवा दूँगा। इन 3 महीनों में किसी न किसी तरह से मैं दादी को कन्विंस कर ही लूँगा कि इस लड़की के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, और फिर तुम अपनी राह और मैं अपनी राह।
वो सुकून से बोला, जबकि माया गुस्से से भर चुकी थी। बेहद चीप इंसान हो आप, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप अपनी दादी के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। वो एक साफ दिल की औरत है और मैं इतनी अच्छी औरत के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकती। अगर आपको शादी नहीं करनी तो आप अपनी दादी को मनाइए, उनसे साफ साफ बात कीजिए। इस तरह धोखाधड़ी करने की क्या ज़रूरत है? आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे आपकी डील मंजूर नहीं। कहते हुए वो एक झटके से उठी, मगर वो जल्दी ही उसका हाथ थाम चुका था। तुम अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हो, तो क्या इतना सा काम नहीं कर सकती? क्या तुम उसके सपनों को तोड़ दोगी? आज रात तक तुम अच्छे से सोच लो, फिर उसके बाद अपना फैसला भी सुना देना। और हाँ, शादी के बदले भी तुम्हें 1 करोड़ रुपये दूंगा। वो अपने गॉगल्स लगाते हुए बोला, और वो गुमसुम सी उसकी करोड़ की बात पर अटक चुकी थी। फिर उसके जाने के बाद वो गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद वैभव अपनी बैसाखी के सहारे चलता हुआ अंदर आया। अरे भैया, आप यहाँ क्यों आ गए? आप मुझे बुला लेते। वो जल्दी से उसका हाथ थामते हुए उसे कुर्सी पर बिठाकर बोली। क्या कह रहा था अर्जुन? क्या वो हमारे कैफे को छोड़ने के लिए तैयार है? वैभव ने बड़े ही उम्मीद भरे शब्दों में माया से पूछा था। जी भैया, और आपका एक और ख्वाब भी पूरा हो रहा है, बिजनेस पार्टनर बनने का। अर्जुन अपने होटल का 30% शेयर आपको दे रहा है। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोली। क्या बात कर रही हो माया? वो ऐसा क्यों करेगा? वैभव ने हैरानी से पूछा। क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरी मोहब्बत में ये सब चाहते हैं। उसने किस मुश्किल से ये झूठ बोला था, ये वही जानती थी, मगर उसके सामने अपने भाई का फ्यूचर नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपने भाई को दोबारा इन बैसाखियों के बिना चलता हुआ देख पाएगी, और उसके लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा, जो सिर्फ और सिर्फ उसे अर्जुन से ही मिल सकता था। वो उन्हीं पैसों से वैभव का ऑपरेशन करवा सकती थी। क्या बात कर रही हो? ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अर्जुन मेहरा तुमसे मोहब्बत करता है। मैं बहुत खुश हूँ माया, तुम्हें अपनी खुशी का अंदाज़ा बता नहीं सकता। मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा ऐसा ही हमसफ़र सोचता था। वैभव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ देर बाद ही उसने अर्जुन के दिए हुए कार्ड को थामा और उसका नंबर मिलाकर उसे हाँ बोल दी, जबकि अर्जुन अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दिया था, जैसे उसे पहले से उम्मीद हो कि वो जो डील सामने वाली पार्टी को देकर आया है वो ज़रूर फाइनल होगी। और फिर अगले ही हफ्ते बड़ी ही सादगी के साथ उन दोनों की शादी की तारीख रख दी गई थी। अर्जुन तैयार होकर दादी और अपने नौकरों के साथ बारात लेकर उनके घर पहुंचा। ये छोटी सी बारात जब वहां पहुंची तो वैभव ने उनका स्वागत किया, और पहली बार अर्जुन वैभव को देखकर चौंक गया। अब उसे वजह मालूम हुई कि वैभव की बहन क्यों उसके पास आई थी, यानी वैभव अपाहिज था, इसीलिए उसने अपनी बहन को भेजा था। उसे दिल ही दिल में अपनी गलतफहमी पर शर्मिंदगी भी हुई, और उस दिन की बात पर भी जो उसने कैफ़े में माया से कही थी। कुछ ही देर में दोनों की शादी हुई और फिर वो उसे विदा करवाकर मेहरा पैलेस ले आया। दादी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कुछ रस्मों के बाद उसे कमरे में पहुंचा दिया गया था और अर्जुन अपना जरूरी काम निपटाने के लिए स्टडी रूम में चला गया। बेड पर बैठी माया रूम को देख रही थी, जो बड़े ही खूबसूरती से सजाया गया था। दीवारों पर सफ़ेद पेंट के साथ ब्लू टच दिया गया था। एक और दीवार की जगह शीशे का स्लाइडिंग डोर था जो बालकनी में खुलता था। उस पर सफ़ेद रंग के डिजाइनर पर्दे लगे थे। सारा सामान बेहद खूबसूरत और महंगा था। हर चीज़ से सामने वाले की पसंद और हैसियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। गुलाब के फूलों की खुशबू ने माहौल को जादुई बना दिया था। गुलाब की पत्तियों की खूबसूरती से सजे किंग साइज बेड पर वो पिछले 1 घंटे से दुल्हन बनी बैठी थी। दुल्हन के रूप में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रोने की वजह से नाक और आंखें लाल हो चुकी थीं। चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट भी जाहिर थी। शाम से वो अपने नाजुक वजूद पर इतने भारी कपड़े और जेबर का बोझ सह रही थी। ऊपर से भूख से पेट में दर्द होने लगा था, क्योंकि सुबह से उसने सिर्फ 2 गिलास जूस ही पिया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंक कर देखा तो अर्जुन अंदर दाखिल हो रहा था। वैसे कैसा लग रहा है मिसेज अर्जुन मेहरा बनकर? जिस शख्स की तुम शक्ल देखने के लायक नहीं समझती थी, उसी की बीवी बन गई। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला था, जबकि माया उसके शब्दों पर अंदर ही अंदर गुस्से के मारे जल उठी थी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया था।
ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बद्दुआ दी थी जो आज पूरी हो गई हो। वो सपाट शब्दों में कहती हुई उसे अंदर तक सुलगा गई थी। सोच समझकर बोला करो, तुम्हारी तरफ पहले ही बहुत हिसाब बाकी है मेरे। उसने तिलमिलाकर उसके बाजू को पकड़ते हुए कहा और माया गुस्से से तन गई। मैं तो आपसे कुछ कह ही नहीं रही मिस्टर अर्जुन मेहरा, मगर आपको शायद मुझसे उलझने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। लेकिन खैर, मैं भी आपका भरपूर मुकाबला करूँगी। तो मुकाबला करोगी मुझसे? वो एकदम हंसते हुए बोला। बिल्कुल, आप अफसोस करेंगे मुझे यहाँ लाने पर। बस देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। वो चेतावनी भरे शब्दों में कहती हुई चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई, जबकि अर्जुन के माथे पर बल पड़ गए। आखिर चल क्या रहा है इस लड़की के दिमाग में? इसके भाई को अपने होटल के शेयर्स दे दिए, मगर इसके बावजूद इसके नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। खैर, मैं भी जान ही लूँगा कि आखिर चल क्या रहा है। देखते हैं क्या करती हो तुम। वो सोचते हुए बाथरूम की ओर बढ़ा। फिर वापस आकर वो सोने के लिए लेट गया। एक नज़र उसने बेड की दूसरी साइड पर लेटी माया की ओर देखा, जो इतने सुकून से लेटी थी जैसे अपने ही घर में अपने ही बेड पर लेटी हो। उसका ये सुकून देखकर अर्जुन एक पल के लिए तिलमिलाया था। उसकी नज़र एक पल के लिए उसके लंबे घने बालों में जाकर अटक गई थी, जो लेटी तो थी जूड़ा बनाकर, लेकिन बाल इतने ज़्यादा सिल्की थे कि जूड़े में रुके नहीं थे और अब फिसल कर तकिए पर फैल गए थे। बिना सोचे समझे अर्जुन ने उसके बालों को छूकर देखा और हाथ में लेते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे रेशम की कोई डोर। इतने नरम मुलायम बाल। उसके कसमसाने पर उसने जल्दी से अपने हाथ पीछे किए थे, लेकिन सोच तो एक ही बात पर अटकी हुई थी, जो चेतावनी अभी अभी माया ने उसे दी थी। आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है? वो जो चाहती थी वो तो कर दिया मैंने। सोचते सोचते उसने अपनी आंखें बंद की। दिन भर का थका हारा था, जल्दी ही सो गया। आँख खुलने पर वो साइड टेबल से फ़ोन उठाकर देखने लगा। 11 बज भी गए। वो एकदम से बड़बड़ाता हुआ करवट बदल गया। माया सुकून से अभी तक अपनी नींद में थी। अब माया का चेहरा अर्जुन की तरफ था। वो गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। खूबसूरत तो बहुत हो तुम, मगर तुम्हारी जबान। उसने उसके चेहरे से बाल हटाते हुए धीरे से कहा, जबान तो जहर उगलती है। इतना कड़वा बोलती हो कि सुनकर मेरा पूरा मन कड़वा हो जाता है। वो धीरे से बड़बड़ाया। चेहरे पर नजरें गड़ाए उसका हाथ गाल से होते हुए उसके होठों के पास आकर रुक गया। ऐसे नहीं, तुम्हारे पूरे होशो हवास में करूँगा जो भी करना होगा। वो दिल की ख्वाहिश को पीछे धकेलता हुआ सीधा हो गया। 3 महीने हैं हमारे पास, बहुत वक्त है। वो मुस्कुराता हुआ कंबल हटाकर उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके वॉशरूम में जाते ही वो तेज़ी से बाहर आई थी और उसने वहाँ लगे हुए हैंडल को घुमाकर वॉशरूम का पानी बंद कर दिया। फिर वो वॉशरूम के पास कान लगाकर खड़ी हो गई। वो सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी, सोई नहीं थी। अर्जुन की उंगलियों का स्पर्श अपने गालों पर महसूस करते हुए उसने खुद पर कंट्रोल किया था। हालांकि उसके छूने से माया के अंदर गुस्से की चिंगारियां फूटने लगी थीं। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अर्जुन ने करवट ले ली थी और वो एक हल्की सी सांस लेकर रह गई थी। अब जब वो बाथरूम में गया तो उसे मज़ा चखाने के लिए उसने बाथरूम का पानी ही बंद कर दिया और अब गेट के पास कान लगाकर अंदर से आने वाली पानी की आवाज़ें सुनने लगी। अंदर से शावर की आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। वो बाल गीले करके शैम्पू लगाने ही लगा था कि अचानक पानी ख़त्म हो गया। वो बुरी तरह झुंझलाता हुआ उसे आवाज़ें देने लगा, जो कि वॉशरूम के दरवाजे के पास ही खड़ी थी। लेकिन जब उसने नहीं सुना तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आने लगा तो वो तेज़ी से पीछे हटी और सोफे पर बैठ गई। वो बाहर निकला तो तौलिए से अपने बाल और शरीर पोंछ रहा था, यहाँ तक कि सिर पर लगा शैम्पू भी टॉवल से साफ कर रहा था। वो मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई थी और मैगजीन देखने लगी। कब से तुम्हें आवाज़ें दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था कि माया उठकर एकदम खड़ी हुई थी। कंट्रोल अर्जुन जी, कहीं गुस्से में आपका तौलिया खुल गया तो आपकी इज्जत के लेने के देने पड़ जाएंगे। मुश्किल से अपनी हंसी रोकती वो अर्जुन का मजाक बना रही थी और वो गुस्से से चिढ़ते हुए अंदाज में बोला, मुझे अपनी इज्जत संभालनी आती है। पहले तुम ये बताओ, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी? और मुझे इज्जत का पाठ पढ़ाने से पहले खुद ही इज्जत का पाठ पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है। एक जवान मर्द यूँ तौलिए में तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? बेशरम लड़की। वो बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। उसे हंसती हुई माया इस वक्त जहर लग रही थी और किसी तरह अपना गुस्सा बाहर निकाल रहा था। शर्म तो नहीं आ रही? वैसे अगर इस बहाने तुम मुझे अपने
ये सिक्स पैक दिखाना चाहते हो तो भाई तारीफ तो बनती है। काफ़ी बॉडी शॉडी बना रखी है आपने। वो उसके मजबूत उभरे हुए मसल्स को देखते हुए तारीफ कर गई थी और इस जरा सी तारीफ ने अर्जुन के गुस्से को थोड़ा सा कम कर दिया था। और फिर इंटरकॉम से नौकर को मोटर चलाने को कहा, मगर नौकर ने जब उसे बताया कि मोटर तो चल रही है तो वो कुछ पल को चुप हो गया और फिर तेजी से टेरेस की तरफ भागा। वहां जाकर देखा तो बॉल बंद था। वो 1 मिनट में ही सारा मामला भांप चुका था। इस हरकत की क्या सफाई पेश करना चाहोगी तुम? वो माया की तरफ झुका और उसका बाजू पकड़ते हुए गुस्से से बोला। मुझे क्या मालूम किस हरकत की बात कर रहे हैं आप? आखिर किस हरकत की सफाई देनी है मुझे? उसने अनजान बनते हुए अपने कंधे उचका दिए। मैं उस बाल को बंद करने वाली हरकत की बात कर रहा हूँ। वो एकदम गुस्से से तमतमाकर बोला। अरे मुझे क्या पता कौन सा बाल? तो क्या तुम्हारे बाप को मालूम है? वो और भी गुस्से से तड़प उठा। फ़ोन करके देख लो, शायद भगवान जी के पास आपका कांटेक्ट हो जाए। वो अब उसकी हालत का मजा ले रही थी। तुमसे तो मैं। वो घूरते हुए खामोश हो गया। क्या क्या मैं? वो मुस्कुराती हुई आंखें उठाकर उसे देखने लगी। एक नंबर की जाहिल इंसान हो तुम। जी नहीं, आपकी नॉलेज जरा कच्ची है। तो मैं सही कर दूं, इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर तुम्हारा है। अपना मुंह बंद कर लो तुम माया मिश्रा। वो एकदम परेशान होकर बोला। माया मिश्रा नहीं, माया मेहरा। कल ही मेरा सरनेम चेंज हुआ है। वैसे बड़ी हैरत की बात है, अभी से परेशान हो गए मुझसे। वो वहीं से जाते जाते उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसी बचकानी हरकतें करके मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा तो गलत फहमी है तुम्हारी। अब जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना तुम भी। वो उसका गाल धीरे से थपथपाता हुआ मुस्कुराया, जबकि माया का मुंह बन गया। वो इस जंग का आगाज कर चुकी थी जिसमें वो अब भी शामिल होने वाला था। वेट फॉर माई टर्न, वो उसे वार्निंग देती निगाहों से देखता कमरे से बाहर निकल गया। अब ये क्या करेगा? वो मुंह पर उंगली रखे सोचने लगी। मैं सावधान रहूंगी। वो इस नतीजे पर पहुंचकर अलमारी खोलने लगी, मगर साथ ही साथ अपने दिमाग के घोड़े भी दौड़ा रही थी। दोपहर के 4 बजे थे जब अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ। सफ़ेद शर्ट के साथ उसने ब्लू पैंट पहनी थी। आस्तीन ने फोल्ड किए हुए बालों को जेल लगाकर बेहद करीने से सेट किए थे। वो सीधा दिल में उतर रहा था। घर में भी कैसे पैटर्न सेटन होकर रहता है। वो एकदम गुस्से से जल गई थी उसकी तैयारी देखकर, मगर आवाज़ इतनी धीमी थी कि वो सुन नहीं सका। क्या प्रॉब्लम है इस ड्रेस में जो तुमने बिंदु से कहलवाया कि तुम ये ड्रेस नहीं पहनोगी? वो दरवाज़ा बंद करता हुआ तेज आवाज़ में बोला। डार्क पिंक कलर। इतना तेज कलर रिसेप्शन पर कौन पहनता है? दिमाग ख़राब है क्या, या फैशन सेंस नहीं है आपके अंदर? वो फ़ोन से नज़रें हटाकर बेहद उखड़े हुए अंदाज में बोली। तो जो भी है पहन लो इसे। अब रिसेप्शन आज है, 2 दिन बाद नहीं। पहले ही बहुत टाइम बर्बाद कर चुकी हो तुम। उठो और चेंज करो। वो गुस्से से कहता हुआ उंगली उठाकर इशारा करने लगा। मुझे नहीं पहनना ये। ज़बरदस्ती है क्या? वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ, ज़बरदस्ती है। और अगर तुमने मुझसे और बहस की तो मैं समझा दूंगा कि ज़बरदस्ती होती कैसी है। मजबूरन मुझे खुद ही अपने हाथों से तुम्हें ये ड्रेस पहनाना पड़ेगी। उसने बाजू पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए धमकाया। आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थीं। मेरा हाथ छोड़ो। वो पीछे होना चाहती थी, मगर उसकी फौलादी पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। एक पल लगेगा मुझे तुम्हें और तुम्हारी जिद को तोड़ने में। मत भूलो इस बात को। नरमी से पेश आ रहा हूँ तो तुम्हें रास नहीं आ रहा? वो होंठ उसके कान के करीब लाता धीरे धीरे सरगोशियाँ करने लगा। उसका इतना करीब आना माया को एकदम बौखला गया। अच्छा, वो उसके सीने पर हाथ रखती उसे पीछे करने लगी। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया और इतना जल्दी डर गई। वो उसके चेहरे पर आते जाते रंग देख रहा था। उसकी संगत उसे शर्म से लाल कर रही थी। डरती नहीं हूँ तुमसे। वो खुद को कंपोज करती फिर से उसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगी। टाइम की थोड़ी सी कमी है, वरना अभी मालूम कर देता कि डरती हो या नहीं। वो उसे सर से पांव तक शरारती अंदाज में देखता हुआ बोला था। कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार वो अपना बाजू छुड़वाने में कामयाब हो ही गई। शायद उसी ने अपनी पकड़ ढीली कर दी थी। वो बाल कान के पीछे करती ड्रेस को देखने लगी। उसके लंबे बाल कमर को अपने घेरे में लिए हुए थे। तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं और खूबसूरत भी। ब्यूटिशियन काटने लगे तो इनकार कर देना। वो एकदम से बोला। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है, अर्जुन ने कहा। मगर मुझे जरा भी पसंद नहीं। मैं तो इन्हें कटवाऊंगी। मैं आपकी बात क्यों मानूं?
मैं एक ही बार में तुम्हें सेट कर दूंगा, अगर ना मानी तो करके दिखाओ। उसने सवाल करते हुए कदम पीछे पलटे तो वो उछल पड़ी। अर्जुन उसे 1 ही इंच की दूरी पर खड़ा था और वो उसके चौड़े सीने से जाकर टकराई थी। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों का चेहरा बस 1 ही इंच की दूरी पर था। अर्जुन की गर्म सांसों में उसका चेहरा झुलसने लगा था। मेरे जरा से करीब आने से तुम्हारा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है कि मैं अपने सीने में तुम्हारे दिल को धड़कता महसूस कर रहा हूँ। याद रखना, अगर बेकार की जिद की तो इससे भी ज़्यादा करीब आ जाऊँगा। और अभी तो सिर्फ बालों की तारीफ की है, आगे पता नहीं मुझे कौन कौन सी चीज़ें पसंद आ जाएं। और उस चीज़ की तारीफ इस अंदाज में होगी कि तुम्हारे इन होठों से सिसकियाँ नहीं रुकेंगी। उसके इस तरह बेबाकी से बोलने पर माया का चेहरा लाल हुआ था, लेकिन बोलने की हिम्मत तो ख़त्म हो चुकी थी। उसके कांपते होठों को उंगली से छूता हुआ वो जरा सा पीछे हुआ। मुझे उम्मीद है दोबारा नहीं करोगी ऐसी बेकार की जिद। वो पीछे कदम उठाता हुआ बोला। उसकी हल्की गंदमी रंगत पर भूरे बालों को देखता चला गया। उसे अभी इसी पल ये राज खुला कि वो कितनी हसीन है। वो बिना किसी कोशिश के खामोशी से उसके दिल में उतरती जा रही थी। सबूत अर्जुन की निगाहें थीं जो उस पर से हटने को तैयार नहीं थीं। वो दरवाजे के पास पहुंच चुका था। वो उसे यूं ताकते देख उलझती हुई पीठ मोड़ गई और अपने दिल की बेकाबू होती धड़कनों को संभालने लगी। फिर वो कब दोबारा से चलता हुआ उसके पास आया, उसने ध्यान ही नहीं दिया। मालूम तो तब हुआ जब माया को अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसों की तपिश महसूस हुई। वो अचानक से उसके पास आकर उसके जूड़े को खोल गया था। व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी है, वो एकदम चिल्लाई। इस जंग का आगाज वैसे तुमने किया है, अब अपनी बारी आई तो दुख होने लगा। कहते हुए वो और भी करीब हो गया। तुम पीछे होकर बात नहीं कर सकते, जब देखो चिपकने की कोशिश करते रहते हो। वो अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखती हुई उसे पीछे करने लगी। नहीं, वो क्या है ना। वो उसके हाथ हटाता फिर से उसके करीब हो गया। मेरे गले में खराशें हैं, इसीलिए आवाज़ बहुत धीमी निकल रही है, तो मुझे इतना करीब होकर बोलना ही होगा। वो मासूमियत से कहता उसे जलाने लगा। पागल नहीं हूँ मैं। वो तमतमाकर उसकी तरफ मुड़ी, मगर चेहरा मुड़ते ही उसका गाल अर्जुन की नाक को छू गया था। आज इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? उसने गौर से उसके चेहरे को देखते हुए उसकी कमर पर हाथ रखकर उसके फरार को नाकाम बनाते हुए धीरे से कहा। अपनी हद में रहिए मिस्टर अर्जुन मेहरा। वो एकदम तमतमाकर बोली और उसे पीछे धक्का दे गई। वो मुस्कुराता हुआ पलटा ही था कि दरवाजे से उसकी बहन अनुषा दाखिल हुई। हाय ब्रो, उसने अंदर आते हुए कहा तो वो जल्दी से आगे बढ़कर उसे गले लगा गया। फिर वो चलती हुई माया के पास आई और अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगी। मेरा नाम अनुषा है, अर्जुन भैया की छोटी और सबसे लाडली बहन। और तुम्हें तो मैं भाभी हरगिज नहीं बोलूँगी, क्योंकि तुम बहुत छोटी हो मुझसे। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती जा रही थी, मगर मुस्कुराहट के बावजूद उसकी आंखों में एक अजीब सी बीरानी दिखाई दे रही थी, जैसे कोई गम छुपा रखा हो। फिर भी लोग बातें करते हुए बाहर आ गए और कुछ ही देर में होटल के लिए निकल चुके थे। वो स्टेज पर बैठी थी, मगर उसके इंतजार करती निगाहें अपने भाई वैभव को ही तलाश कर रही थीं और अर्जुन बार बार उसे किसी न किसी बात पर छेड़ रहा था। वो हमेशा सीरियस रहने वाला अर्जुन अब न जाने कहाँ खो गया था। उसे अलग ही मजा आ रहा था इस लड़की से पंगा लेने में, और वो भी हर बात पर चिढ़कर जैसे ही उसे जवाब देती तो उसे अच्छा लगता, वरना उसने हर किसी को अपने आप से डरते हुए ही देखा था। अनुषा अपनी धुन में चलती चली जा रही थी कि अचानक किसी के वजूद से टकराई। इससे पहले कि वो गिर जाती, वो वजूद जल्दी से उसे अपने बाजुओं में थाम चुका था। अनुषा ने जैसे ही निगाह उठाकर देखा, उस शख्स को देखा तो पलटना भूल गई। ये तो वही था जिसको देखकर वो आज से कुछ साल पहले भी अपने होश खो बैठी थी। अनुषा को अपनी धड़कनें कानों में सुनाई देने लगीं। आप ठीक हैं? वैभव ने उससे पूछा, तो वो धीरे से उसके कंधे को थाम कर सीधी हुई। जी मैं ठीक हूँ। मैं अनुषा, अर्जुन की बहन। वो जल्दी से बोली। अच्छा, और मैं वैभव, अर्जुन की वाइफ का भाई। उसने इंट्रोडक्शन करवाया तो वो जैसे सांस लेना ही भूल गई। फिर वो खुद को संभालती हुई साइड पर हुई तो वैभव धीरे से चलता हुआ आगे बढ़ गया। फिर वो अर्जुन से मिलने के बाद अपनी बहन के पास जाकर स्टेज पर बैठ गया। दोनों बहन भाई कुछ बातें कर रहे थे। अनुषा बस चुपचाप उसे ही देखे जा रही थी। फिर फंक्शन से फ्री होने के बाद वो घर आई तो शीशे में खुद को देखकर वो अपने होंठ चबाने लगी। ये क्या हो गया मुझे? क्या बरसों पहले हुए हादसे की वजह से वैभव इस हाल में पहुंच गया?
क्या जो मेरे हाथ से एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से वैभव को आज बैसाखियों के सहारे चलना पड़ रहा है? वो खुद से ही सवाल करती जा रही थी और फिर अपनी सोचों को झटकती हुई सोने के लिए लेट गई। मगर सोती कैसे? बरसों पहले का वो वक्त भूल नहीं पा रही थी। उस दिन वो अपनी फ्रेंड्स के साथ आज से 5 साल पहले अपनी स्पोर्ट्स कार में फुल स्पीड में जा रही थी और अचानक ही सामने फ्लावर शॉप पर खड़े एक हैंडसम चार्मिंग वैभव को देखकर जैसे अपने होश खो बैठी और और फिर सीधी गाड़ी उसी में जाकर मार दी। वो एकदम सड़क पर जाकर औंधे मुँह गिरा था। वो इस कदर डर गई थी कि अपने दोस्तों के कहने पर वहां से गाड़ी लेकर भाग गई, लेकिन घर पहुंचकर वो एक पल के लिए भी सुकून नहीं पा सकी थी। मगर अगले ही दिन वो उस लड़के के बारे में पता करने के लिए वहां गई थी, मगर उसे वहां भी कोई अता पता नहीं चला था। कई कई दिन तक ढूंढती रही ताकि वो उसे एक बार माफ़ी मांग सके, मगर आसपास के लोगों ने उसे कुछ भी नहीं बताया और ना ही उन्हें मालूम था। बस उन्हें तो इतना पता चला था कि एक एम्बुलेंस में डालकर उसे अस्पताल ले जाया गया था और किस हॉस्पिटल में ले गए थे ये किसी को भी मालूम नहीं था। और पिछले 5 सालों से वो तड़प रही थी। पहली नज़र की मोहब्बत जो बस पहली नज़र की ही रह गई थी, ऊपर से एक शर्मिंदगी का एहसास। इन 5 सालों में उसे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला था और आज पूरे 5 साल बाद वो उसी इंसान को देख रही थी तो यकीनन उसके अपाहिज होने में उस एक्सीडेंट का ही हाथ था। वो पिछले कई घंटे से रो रही थी कि तभी धीरे से दरवाज़ा खुला और माया अंदर दाखिल हुई। उसने सर उठाकर लाल आंखों से उसकी ओर देखा। आप ठीक हैं? मुझे आपके कमरे के पास से गुजरते हुए रोने की आवाज़ आई। वो पास आकर बोली तो वो अपने दुपट्टे से आंखें साफ करती हुई सीधी होकर बैठ गई। मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं थी? उसने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मैं बस सोने ही जा रही थी, लेकिन टेंशन में थी। मैं भैया को इस हाल में छोड़कर आई हूँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उनसे बस बात ही कर रही थी कि प्लीज़ शादी कर लो, लेकिन वो हैं कि मानते ही नहीं और कहते हैं कि उन जैसे अपाहिज इंसान से कौन शादी करेगा। मैं उन्हें बोलती हूँ कि यार कुछ समय की ही तो बात है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ऑपरेशन के बाद। लेकिन वो कहते हैं कि ये कंफर्म तो नहीं है और वो ऐसे किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन मेरी तो टेंशन बस यही है कि वो अकेले हैं वहाँ पर और कभी कभी तो उनकी टांग में इस कदर दर्द होता है कि वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं। वो अनुषा के पास ही बैठते हुए अफसोस भरे अंदाज में बोली, तुम्हारे भाई के साथ ये सब कैसे हुआ? उसने चौंकते हुए पूछा तो माया गहरी सांस लेकर रह गई। आज से 5 साल पहले मेरा भाई मेरे बर्थडे पर फ्लावर्स लेने गए थे और तभी किसी अमीर लड़की ने अपनी गाड़ी से उन्हें टक्कर मार दी और इस हाल में पहुंचा दिया। आसपास के लोगों ने बताया था कि कोई लड़की थी और अमीर घराने से थी, मगर पता नहीं चला कि कौन थी। अगर पता होता ना तो उसकी अच्छी तरह खबर लेती मैं। मेरे भाई की मंगनी तक टूट गई और यही सारी वजह है कि अब वो शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपनी मंगेतर से इस कदर मोहब्बत करते थे और वो भी बड़ी मोहब्बत की दावेदार बनी फिरती थी। इस मोहब्बत में उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर भैया को अकेला छोड़ देगी तो वो कैसा महसूस करेंगे। मगर उसने छोड़ दिया तो वो कहते हैं अगर नंदिनी जैसी लड़की जो मोहब्बत की दावेदार थी वो छोड़ सकती है तो कोई और उन्हें क्यों अपनाएगा। माया अफसोस से बोलती चली जा रही थी। फिक्र मत करो, उनके लिए भगवान ने ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा और तुम उनसे बात करती रहा करो ताकि उनके बारे में तुम्हें खबर मिलती रहे। अनुषा उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए बोली तो वो सिर हिलाते हुए उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। माया के जाने के बाद अनुषा की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे और अब खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसकी वजह से उस प्यारे इंसान ने क्या कुछ नहीं सहा था। माया पानी का जग उठाकर कमरे में आई तो अर्जुन लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। वो पानी का जग रखते हुए दूसरी साइड पर आकर लेट गई। माया को देखते ही अर्जुन की रग रग फड़फड़ाने लगती थी, उसे छेड़ने के लिए, उससे बात करने के लिए। वो एक होंठ को चलता हुआ सीधा उसकी ओर देखने लगा और फिर चुपचाप अर्जुन ने लैपटॉप बंद किया और उसके साथ लेटते हुए धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया और माया का पूरा वजूद छनछना उठा। सुनो, एक ज़रूरी बात करनी थी। जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। दूसरी तरफ से उसका जवाब आया। मुझे लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए इस रिश्ते को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, अर्जुन ने एकदम से कहा तो वो उसकी तरफ करवट लेकर गुस्सीली निगाहों से उसे देखने लगी।
आप शायद भूल रहे हैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ दादी जी की वजह से हुई है। तो फिर इस रिश्ते को आगे क्यों बढ़ाना चाहते हैं आप? वो तंजिया अंदाज में बोली। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी कई सालों से एक ही जगह पर ठहरी हुई है। अब मुझे ये ख्वाहिश हो रही है कि मेरी लाइफ में कुछ सुकून आए, और कहते हैं कि बीवी सुकून का कारण होती है, तो वो सुकून हासिल करना चाहता हूँ। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाते हुए कहा, तो वो लाल चेहरे से उसे देखती हुई अपना हाथ खींचने लगी, मगर अर्जुन की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। हाथ छोड़िए मेरा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। एक नंबर के बेशरम और झूठे इंसान हैं आप, वो सख्त झुंझलाहट में बोली। तो वो गहरी सांस भरकर रह गया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे वो बातें की, लेकिन अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहता हूँ। अर्जुन ने दोबारा से अपनी बात को दोहराया, तो वो अब की बार अपना हाथ जोर से खींचकर दूसरी तरफ करवट ले गई। उसकी इस हरकत पर अर्जुन को गुस्सा तो बहुत आया, मगर फिलहाल वो उसे कुछ कह भी नहीं सकता था और न जाने क्यों उसे डांट भी नहीं पा रहा था। मुंह बनाते हुए वो भी अपनी साइड पर लेट गया था, लेकिन दिल तो नादान बच्चों की तरह उसी की ख्वाहिश कर रहा था। दिल को जैसे तैसे समझाया और सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह उठी, बाथरूम से नहा धोकर फ्रेश होकर आई, तो उसकी नज़र अचानक ही अर्जुन पर पड़ी, जिसके माथे पर बाल बिखरे हुए थे और वो सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। इतना हैंडसम बंदा है, मगर उतना ही अकड़ू भी है। वो उसके पास आकर उसे देखते हुए धीरे से मन ही मन में बोली थी, अगर मेरे दीदार से फुर्सत हो गई हो तो मैं अपनी आंखें खोल लूं। अर्जुन की आवाज़ पर वो एकदम से चौंकी थी, मतलब वो जाग रहा था। वो हड़बड़ाते हुए वहाँ से हटने लगी, मगर अर्जुन ने उसे एकदम से हाथ से खींचकर अपने पहलू में गिरा लिया और फिर उसकी जुल्फ़ों को साइड करते हुए अपने गाल पर हाथ रखकर उसे देखने लगा। इंतहा के चीटर इंसान हैं आप, वो दांत पीस कर बोली। ये बात तो मुझे कहनी चाहिए मैडम कि आप छुप छुप कर मुझे देख रही हैं, जबकि आप खुलेआम भी देख सकती हैं। तो चीटर तो आप हुई ना? वो मुस्कुराकर बोला। वो उसके सीने पर मुक्के मारती हुई उठकर बैठी और अपने सिल्की बालों का जूड़ा समेटने लगी। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर एकदम से उठकर दोबारा से उसके समेटे हुए बालों से क्लेचर निकाल दिया और बाल एकदम से उसके कंधों पर झरने की तरह बिखर गए। वो गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी, मगर वो उसके बालों के पास अपना चेहरा करते हुए उनकी खुशबू को अपनी सांसों में उतारने लगा। अर्जुन, मेरा क्लेचर दीजिए, वो पीछे मुड़कर बोली, मगर फिर एकदम उसकी सांसें थम गईं। उसका चेहरा अर्जुन के चेहरे के इस कदर करीब आ गया था कि अर्जुन की गर्म सांसें उसके चेहरे पर महसूस हो रही थीं, और अगले ही पल वो अपने दहकते होंठ उसकी गर्दन पर रख चुका था। वो एकदम हड़बड़ाकर पीछे हुई थी। ये क्या बदतमीजी है, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? वो अपने दिल की धड़कन को काबू करते हुए झल्लाकर बोली, तंग नहीं कर रहा, रोमांस कर रहा हूँ, समझ नहीं आती क्या? वो अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला। तो वो चिढ़कर उसके हाथ से क्लेचर खींचती उठकर ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गई, जबकि वो मुस्कुराते हुए उसी के बारे में सोचते सोचते अपनी आंखें बंद कर गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन तैयार होने के बाद उसके साथ ही नीचे आया था, तो अनुषा किचन में नाश्ता बना रही थी। हाय, गुड मॉर्निंग, अनुषा ने कहा। क्या बात है, मेरा शेफ़ लग रहा है आज ख़ास नाश्ता बना रहा है मेरे लिए, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो अनुषा धीमा सा मुस्कुरा दी। मैं आपकी हेल्प कर दूं अनुषा दीदी? माया ने झिझकते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं मेरी जान, अभी शादी को 3 दिन हुए हैं और हमारे यहाँ 1 महीने तक लड़कियाँ किचन का कोई काम नहीं करती, वो मुस्कुराकर बोली। ये भला कौन सा लॉजिक है? और अगर जिसको करने का शौक़ है वो क्या करे, वो मुस्कुराकर बोली। अगर करने का इतना ही शौक़ है तो चलो उठो और अपने भाई के साथ कैफ़े में जाकर उसका हाथ बटाओ, क्योंकि आज मेरे बहुत ख़ास मेहमान आने वाले हैं और उनको इतना ख़ास सर्व करना कि वो फ़ैन हो जाएं। और तुम्हारा भाई कॉफ़ी तो बहुत अच्छी बनाता है, अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। तो अनुषा एकदम चौंक कर उसे देखने लगी। वैभव, कॉफ़ी? क्या मतलब है? क्या आपके रेस्टोरेंट में काम करते हैं इनके भाई? अनुषा ने एकदम चौंक कर पूछ लिया। हाँ बिल्कुल, अब वो मेरा बिजनेस पार्टनर है, अर्जुन ने कहा। तो अनुषा के चेहरे पर खुशी भरे हाव भाव उभर आए, ये सोचकर कि आज वो होटल जाएगी तो उसे देख पाएगी। नाश्ता वगैरह करने के बाद वो तीनों रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। अर्जुन के और भी कई रेस्टोरेंट थे, मगर वो ज़्यादातर वक्त इसी नए रेस्टोरेंट को दे रहा था। वो लोग वहाँ पहुँचे तो सीधे अर्जुन के कैफ़े एरिया की तरफ आए। गुड मॉर्निंग भैया, माया ने एकदम चहककर कहा। तो वो इस वक्त मुस्कुराते हुए पलटा और अनुषा का दिल उसकी मुस्कुराहट में कहीं अटक गया था।
वो जब मुस्कुराता था तो जैसे फूल खिल उठते थे। हम नाश्ता करके आए हैं और अब हम चाय पियेंगे, प्लीज़ ज़रा अच्छी सी चाय बना दीजिए, अर्जुन ने कहा तो वो सिर हिलाता हुआ अपने साथ खड़े असिस्टेंट को लेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो वापस पलटा तो असिस्टेंट के हाथ में चाय की ट्रे थी। वो चारों वहीं बैठकर चाय पीने लगे और अनुषा की नज़रें तो बार बार भटक कर वैभव पर ही जा रही थी और ये बात वैभव ने बहुत अच्छे से नोट भी की थी। जाहिर सी बात है, एक निगाह अगर आपको देख रही है तो आप उसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं। फिर अर्जुन और अनुषा उठकर ऑफिस की तरफ बढ़ गए, जबकि वैभव और माया वहीं बैठे बातें करने लगे। तुम्हारी ननद के साथ कोई मसला है क्या? वैभव ने पूछा तो वो एकदम चौंक कर उसे देखने लगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, माया ने पूछा। मतलब ये कि वो इस तरह देखती है जैसे न जाने क्या खोजती हो मेरे चेहरे पर, और मुझे तो उसकी आंखों में अजीब सा कुछ दिखाई देता है, जैसे कोई दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा हो। सिर्फ एक झलक में ही उसके चेहरे को पढ़ लिया था और माया एकदम धीरे से मुस्कुरा दी। आप ठीक कह रहे हैं, उन्हें कोई तो दुख है। मैं भी उन्हें रात को बहुत ज़्यादा रोते हुए देख चुकी हूँ, लेकिन फिर इधर उधर की बातों में असल बात पूछ ही नहीं पाई। शायद उन्होंने मुझे टाल दिया, माया सोचते हुए बोली। तो उसके अंदाज पर वैभव एकदम से मुस्कुरा दिया। तुम हो ही इतनी बातूनी कि अगर तुम बातें करने बैठ जाओ तो अगला बंदा अपनी बात भूलकर तुम्हारी बातें सुनने में लग जाए, वैभव ने कहा। खैर छोड़िए ये बातें, मुझे बताइए आपने क्या सोचा? किस बारे में? उसकी बात पर वो लापरवाही से बोला तो वो उसे घूरने लगी। अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा था, लेकिन तुम ही बताओ कौन शादी करेगा मुझसे? वो इस बार सीरियस होते हुए बोला। कोई तो होगी जो आपसे मोहब्बत करती होगी। उसकी बात पर वैभव एकदम से जोर जोर से हंस पड़ा। पूरी की पूरी पागल होगी वो, जैसे जो मुझ जैसे अपाहिज इंसान से मोहब्बत करेगी, उसने कड़वे शब्दों में कहा। तो माया गंभीर होकर उसे देखने लगी। कोई तो होगी भाई, और वैसे भी मैं आपका ऑपरेशन करवाने वाली हूँ अगले ही महीने। मेरे पास पैसे भी हैं और अर्जुन ने मुझे अकाउंट में 1 करोड़ रुपये भी शादी के टाइम पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और आपका तो लाखों में ही ऑपरेशन हो जाना है। देखना, लड़कियों की लाइन लगवा दूंगी। मेरा भाई तो इतना हैंडसम है और कितना क्यूट भी। वो उसका गाल खींचते हुए बोली। नहीं गुड़िया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपना ऑपरेशन खुद करवाना चाहता हूँ अपने पैसों से, और ये तो तुम्हारे पैसे हैं। ये भला क्या बात हुई हमारे बीच? ये हमारे और तुम्हारे पैसे वाला सीन कब हुआ? वो मुंह फुलाकर बोली। ऐसी बात नहीं है बच्चा, अब तुम किसी और की बीवी हो और मैंने कभी ये फ़र्क नहीं किया। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊं। तुम कब तक ये सब करोगी? वो मोहब्बत से उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला। ये बहुत गलत बात है भैया, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना। मैं आपको जल्द से जल्द बिल्कुल परफेक्ट चलता हुआ देखना चाहती हूँ, वो झुंझलाए हुए अंदाज में बोली। तुम जानती हो ना डॉक्टर ने क्या कहा है, कि हो सकता है मैं चलने लग जाऊँ या फिर हो सकता है हमेशा के लिए अपाहिज रह जाऊँ। अब तुम ही बताओ मैं ये सब करके क्या करूँगा? मेरे ख्याल में जैसा चल रहा है चलने दो, और मैं खुद को ऐसे ही ठीक समझता हूँ, वैभव ने लाचारी से कहा। डॉक्टर तो यहाँ के वैसे ही बकवास करते हैं, आपको पता है ना। फॉरेन से आए डॉक्टर संजय मल्होत्रा ने क्या कहा था? कह रहे थे लंदन में ऐसे कई केस आए हैं और वो लोग अब परफेक्ट चल रहे हैं। हम लोग वहीं जाकर इलाज करवाएंगे, और मेरे पास अभी तक उनका कार्ड पड़ा हुआ है। यहाँ के डॉक्टर मसीहा कम और पैसे छापने वाली मशीन ज़्यादा है। कभी कोई अच्छा मशवरा नहीं देंगे? वो मुंह बनाकर बोली। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं जब करवाना होगा करवा लूँगा, और प्लीज़ अब इस बारे में कोई और बात मत करना, वो सख्ती से बोला। ठीक है, मैं नहीं करूँगी, लेकिन आपको शादी ज़रूर करनी पड़ेगी, और वो भी इसी महीने। और आप देखिएगा, जब लोगों को पता चलेगा ना कि आप इतने बड़े रेस्टोरेंट के पार्टनर बन गए हैं तो धड़ाधड़ रिश्ते आएंगे आपके, वो तेज़ शब्दों में बोली। तो वैभव के चेहरे पर एक जख्मी सी मुस्कान तैरने लगी। सही कह रही हो, अब तो ऐसा ही होगा। वैसे भी लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों से मोहब्बत करते हैं। वैभव की बात पर वहाँ कब से बातें सुन रही अनुषा एकदम उनके पास आ गई। आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ज़रूरी तो नहीं कि सब लोग एक जैसे हों, और आप जैसे भी हैं वैसे भी किसी को परफेक्ट लग सकते हैं, अनुषा ने पास आकर कहा। तो वैभव तंजिया हंसी हंस पड़ा, जैसे खुद का मजाक उड़ा रहा हो। अच्छा ऐसी बात है, तो आप शादी करेंगी मुझसे? उसकी आंखों में आंखें डालकर कड़वे शब्दों में बोला। वो एक पल के लिए चुप रह गई, निगाहें चुरा गई। क्या हुआ, नहीं कर सकती ना?
वैभव ने कहा तो अनुषा ने नम आंखों से उसे देखा। आपको किसने कहा कि मैं इनकार करने लगी हूँ? मैं तो बस किसी और की वजह से निगाह चुरा गई थी। और रही बात, मैं दिलो जान से आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर शायद कुछ ऐसी बातें हैं या फिर मेरा कुछ ऐसा अतीत जिसकी वजह से आप ही इनकार कर दें। अनुषा ने दुख भरे शब्दों में कहा तो वैभव ने चौंक कर उसे देखा, जिसकी आंखें छलक उठी थीं। आई एम सॉरी, प्लीज आप रोइए मत। वो बोलता हुआ जल्दी से टिश्यू निकालकर उसकी तरफ बढ़ा गया। नहीं, ओके, वो मुश्किल से मुस्कुराकर बोली और अपनी भीगी पलकों को साफ करने लगी। अनुषा दीदी, आप सच में मेरे भैया से शादी करना चाहती हैं? वो जल्दी से अनुषा का हाथ थामकर बोली। तो अनुषा ने दोबारा निगाह उठाकर वैभव की ओर देखा। अगर ये चाहेंगे तो, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ बताना है आपको, अपना पास्ट। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें आपके अतीत से कोई भी लेना देना नहीं है ना भैया? माया ने एकदम से कहा। क्यों क्यों करना चाहती हैं आप मुझसे शादी? एक अपाहिज इंसान के साथ जिंदगी गुजार लेंगी आप? थक जाएंगी आप। इसलिए जज्बाती होकर फैसला मत कीजिए। और ये मेरी बहन, ये तो पागल है, इसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। आप तो महलों की शहजादी हैं, मेरा घर आपके काबिल नहीं है, और ना ही मैं। वैभव ने अपनी बेजान टांगों को देखते हुए कहा। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और मैंने पहली नज़र में अगर किसी से मोहब्बत की है तो वो सिर्फ आप हैं। वैभव जो बात करके पलट रहा था, उसकी बात पर एकदम से मुड़कर बेयकीनी से उसे देखने लगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ही शादी करना चाहती हूँ, और ये मेरा कोई जज्बाती फैसला नहीं है। अगर आप नहीं अपनाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। वो अपनी भीगी आंखों को साफ करती हुई उठी और वहां से तेजी से निकलती चली गई। ओ माय गॉड भैया, इसका मतलब है मेरे रिसेप्शन के दिन जो आपसे उनकी मुलाकात हुई थी, मैंने देखा था स्टेज पर बैठे हुए, जब आप दोनों टकराए थे, वो आपकी बाहों में गिरी थी। ओ माय गॉड, इसका मतलब तभी उन्हें आपसे मोहब्बत हो गई थी। माया ने एकदम एक्साइटेड होकर सोचने वाले अंदाज में कहा। तो वो बेयकीनी से कभी उसे देख रहा था और कभी उस दरवाजे को जहां से अभी अभी अनुषा बाहर गई थी। ऐसे कैसे वो मोहब्बत कर सकती है मुझसे, मेरे जैसे अपाहिज इंसान से? वैभव ने उलझकर कहा। यह बहुत गलत बात है भैया, आप उन पर शक नहीं कर सकते। और अगर किसी को मोहब्बत हो गई है तो जरूरी थोड़ी है कि वो ऐसे छोटे छोटे ऐप देखे। जो मोहब्बत करते हैं ना सच्ची वाली, उनके लिए ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। वो सख्त झुंझलाई हुई सी बोली। अच्छा बाबा ठीक है, लड़ क्यों रही हो सोचता हूँ मैं। वो सर को झटकते हुए कहकर अपने काम में बिजी हो गया, मगर उसका ध्यान अनुषा की तरफ ही लगा था। न जाने आज कितने समय के बाद दिल ने किसी के लिए धड़कना सीखा था, और दिल जैसे अजीब सा हो रहा था कि कोई उससे मोहब्बत करता है। वो अपनी हालत को समझ नहीं पा रहा था। अनुषा घर जाकर इस बारे में सोचती रही, तभी दरवाजा नॉक होकर खुला और अर्जुन अंदर दाखिल हुआ। तुमने खाना नहीं खाया? दादी बता रही थी कि तुम काफी ज्यादा रो भी रही थी, प्रॉब्लम क्या है? अर्जुन उसके पास बैठते हुए बोला। मैं वैभव को प्रपोज कर आई हूँ भैया। व्हाट? उसकी बात पर अर्जुन एकदम उछल पड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसे कैसे? एक अपाहिज इंसान से तुम शादी कर सकती हो, और फिर वो हमारी क्लास का भी नहीं है, वो गुस्से से बोला। लेकिन मैं उससे मोहब्बत करती हूँ भैया, और प्लीज आइंदा उन्हें अपाहिज इंसान मत बोलिएगा। और ये क्लास कहाँ से आ गई बीच में? मत भूलिए कि माया माया भी वैभव की ही बहन है। अनुषा गुस्से से बोली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अनु, तुम पागल हो गई हो। माया की बात अलग है, लेकिन वैभव, ये सब कैसे कर सकती हो तुम? वो चीख कर बोला। अपाहिज भी तो मेरी वजह से हुआ है ना, अनुषा ने एकदम कहा। तो उसकी बात पर वो बेयकीनी से उसे देखने लगा। मतलब मतलब ये कि आज से 5 साल पहले जिसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था, वो कोई और नहीं, वैभव ही था। उसने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि दरवाजे में खड़ी माया के हाथ से कॉफी की ट्रे छूट गई। वो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी, और आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों को भिगोने लगे थे। माया! अनुषा एकदम तड़प कर उसकी तरफ बढ़ी, मगर वो ना में सर हिलाती हुई भागते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि अर्जुन और अनुषा अंदर आए। वो तकिए में मुंह दिए जोर जोर से रो रही थी। आई एम रियली सॉरी माया, प्लीज मुझसे नफरत मत करना। इस बात के लिए बरसों से शर्मिंदगी से मरती आ रही हूँ, अनुषा ने नम शब्दों में कहा।
तुम जानती भी हो मेरे भैया ने क्या क्या नहीं सहा। अपनी मोहब्बत को खो दिया उन्होंने। उनके अपाहिज होने का सुनकर जिससे वो शादी करने वाले थे वो छोड़कर चली गई। आपकी वजह से मेरे भैया तड़प तड़प कर रोए थे। 2 साल लगे थे उन्हें खुद को संभालने में। और मैंने उस वक्त अपने भाई को कैसे कैसे संभाला था ये मैं ही जानती हूँ। और आज आप बरसों के बाद फिर उनकी लाइफ में आकर उन्हें एक उम्मीद दिला गई। मेरे भाई का अभी अभी फोन आया था। कितनी बार उन्होंने बातों ही बातों में आपका जिक्र कर दिया, जैसे आपका प्रपोज करना उनके दिल को छू गया। आपका मोहब्बत का इकरार करना उन्हें जिंदगी दे गया। मगर उन्हें तो पता ही नहीं ये सब आप अपने बरसों पुराने गिल्ट को मिटाने के लिए कर रही हैं। मैं अपने भैया को सब कुछ बताऊंगी। वो बोली, मैं तो खुद ही बात बताना चाहती थी माया, और इस वक्त भी बताना चाहती थी, मगर तुमने ही मुझे मना कर दिया था कि हमें आपके अतीत से कोई लेना देना नहीं। अनुषा ने दर्द भरे शब्दों में कहा, अच्छी बात है, अब मुझे इस बारे में कोई और बात ही नहीं करनी। आप जाएं यहाँ से। मेरे भैया से हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने अपने एक्सीडेंट करने वाले को बहुत समय पहले ही माफ कर दिया था और यही कहा था कि शायद गलती उनकी भी है। माया ने कहा तो अनुषा होंठ भींच कर रह गई। फिर वो चुपचाप उठकर भारी दिल से अपने कमरे में चली आई। तुम्हें अनु से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो सच में तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती है। प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। माया गुस्से से कहकर आगे बढ़ने लगी तो एकदम से अर्जुन ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? जब मैं कह रहा हूं कि वो तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती है तो फिर हर्ज क्या है? वो गुस्से से बोला। मैं नहीं मानती। ये सिर्फ एक हमदर्दी और गिल्ट में कर रही है। और प्लीज अब हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए, माया ने ठंडे अंदाज में कहा और उससे दूर होने लगी तो वो उसे और भी करीब खींच गया। मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, यकीन करोगी? वो एकदम धीमे से बोला तो माया ठिठक कर बोली, तो नहीं है यकीन मुझे। अर्जुन ने उसे गुस्से से करीब करते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए तो माया जैसे पत्थर सी बन गई। अब आया यकीन या और मोहब्बत जाहिर करूं? वो उसके नरम होठों को निशाना बनाते हुए बोला और उसकी बात का मतलब समझकर वो एकदम लाल पड़ने लगी। प्लीज अर्जुन, वो कांपते होठों से बुदबुदाई तो वो मुस्कुराते हुए उसे पीछे छोड़कर हट गया। वो जल्दी से दूसरी तरफ कंबल तान कर लेट गई, इस वजह से कि कहीं अर्जुन दोबारा से कोई शरारत न कर दे। अनुषा पूरी रात सो नहीं पाई थी और अगली सुबह जब रेस्टोरेंट पहुंची तो वैभव की आंखों में उसे देखते ही खुशी भरे हाव भाव उभर आए जो उनमें से किसी एक को भी नजर नहीं आए। वो हाय हेलो करने के बाद बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई और वैभव की आंखों की जोत एकदम से बुझ गई। माया भी पीछे पीछे आई तो वो कॉफी फेंट रहा था। आई एम सॉरी भैया। कुछ देर के बाद वो धीरे से बोली, कोई बात नहीं माया, मैं ही पागल था जो रात भर बस यूं ही सपने सजाने लगा था। वो बोला और फिर अपनी जलती आंखों से पानी के छींटे मार कर दोबारा कॉफी बनाकर टेबल पर रखने लगा। यहीं रखिए, हम सब यहीं बैठकर कॉफी पियेंगे और बहुत जरूरी बात भी करनी है, वो जल्दी से बोली और फिर अनुषा और अर्जुन को फोन करके वहीं बुला लिया। अरे अब चुप क्यों है, बात करें ना, माया ने झुंझलाकर कहा। दरअसल मैंने कल अपने पास्ट का जिक्र किया था, मैं ये बताना चाहती हूँ। उसके बाद आप मुझे अपनाएंगे तो भी ठीक, नहीं अपनाएंगे तो मैं कभी भी आपकी लाइफ में कोई दखल नहीं दूंगी, अनुषा ने धीरे से कहा और फिर सब कुछ बताती चली गई, पूरे एक्सीडेंट की वजह भी। और वैभव तो उसकी बात सुनकर एकदम पत्थर सा बन चुका था। वो रो रही थी। कसम से मैंने आपके बारे में बहुत पूछा दोबारा वहां जाकर, और मैं भागना नहीं चाहती थी लेकिन अपने फ्रेंड्स की वजह से भाग गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वो हाथ जोड़कर मुश्किल से बोली थी। वैभव ने अपनी लाल होती आंखों से उसे देखा और चुपचाप उठकर वहां से चला गया। अनुषा की हिचकियां बंद गईं, मगर फिर अचानक वैभव वापस आया तो हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। वो तीनों उठकर खड़े हुए। उसने गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाया तो वो रोना भूलकर उसकी तरफ देखने लगी जो कि अब मुस्कुरा रहा था। भैया, आपने माफ कर दिया अनु दीदी को? माया ने एकदम एक्साइटेड अंदाज में पूछा। नहीं, इन्हें तो माफ मैं बहुत पहले ही कर चुका था। मैं जानता भी नहीं था क्योंकि गलती मेरी भी थी। मैं एकदम से ही गाड़ी के सामने आ गया था जबकि मैं खुद को बचाने की कोशिश कर सकता था। वैसे भी कसूर इनका अकेले थोड़ी है। अब मैं इतना हसीन हूँ, कोई भी लड़की अपने होश खो सकती है। इस बात का मुझे ख्याल रखना चाहिए था ना।
आखिर में वैभव पटरी से उतरते हुए बोला तो सब एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर वैभव ने पॉकेट से मखमली केस निकाला और उसे खोलकर अनुषा के सामने किया। बिरो, इजाजत है? वो अर्जुन से बोला। ऑफ कोर्स यार। अर्जुन ने माया की कमर के आसपास अपने बाजू लपेटते हुए मुस्कुराकर कहा, और माया ने उसकी हरकत पर घूरकर उसे देखा था तो वो आंख मारकर उसे शर्माने पर मजबूर कर गया। फिर वैभव ने वहीं पर उसके हाथ में रिंग पहनाई। वैभव का दिल वाकई बहुत बड़ा था। उसने अपने इतने बड़े नुकसान पर भी बरसों से यही बोलना सीखा कि भगवान ने उसके लिए कुछ न कुछ जरूर रखा होगा। और आज उसकी मोहब्बत करने वाली अनुषा उसे मिल गई थी, और उसकी बहन को अर्जुन, जो कि सारी दुनिया के लिए नारियल के ऊपर वाले हिस्से की तरह कड़क था, मगर माया के लिए बिल्कुल नारियल के अंदर के हिस्से की तरह नरम था। कुछ महीनों के बाद माया और वैभव छोटी सी बारात के साथ आए और अर्जुन ने उनका एक जोरदार स्वागत किया। वैभव अपने कदमों पर चलकर आया था। वहां मौजूद हर एक की निगाह में उसके लिए हसीन तरीन मर्द के लिए तारीफ थी। 2 महीने पहले ही वैभव का ऑपरेशन हुआ था, जो कि कामयाब ठहरा, और आज वो और अनुषा एक हो रहे थे। वो वैभव को स्टेज तक पहुंचाने के बाद ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ रही थी कि बीच में ही अर्जुन ने उसे कमर से पकड़कर दीवार से चिपकाया। ये क्या कर रहे हैं आप अर्जुन? वो आंखें निकाल कर उसे घूरते हुए बोली। आपकी तारीफ में कुछ शब्द पेश करना चाहता हूँ, इजाजत है? वो मुस्कुराकर बोलता उसके माथे पर होंठ लगा गया। ये कौन सी इजाजत थी? मैंने अभी भी इजाजत नहीं दी थी आपको, और आपने अपनी मनमानी कर ली। वो मुंह बिचकाकर बोली। ये तो सिर्फ एक छोटा सा किस है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। रात होने दो, हर जगह किस करूंगा, और आज की रात तो मुझे रोक नहीं सकती। वो शरारती अंदाज में बोला तो माया उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी, जबकि वो मुस्कुराता हुआ उसे अपनी बाहों में समेट गया। अच्छा छोड़ो मुझे, अनु दीदी को जाकर देखना है तैयार हुई कि नहीं। वो उसे पीछे हटाते हुए बोली। पहले वादा करो आज की रात मना नहीं करोगी। और अगर मैं वादा न करूं तो? वो उसकी हालत का मजा लेते हुए मुस्कुराई। तो फिर नहीं छोड़ूंगा, यूं ही बाहों में लिए खड़ा रहूंगा। आते जाते मेहमान उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे और माया शर्म से लाल हो रही थी। छोड़ो अर्जुन, लोग देख रहे हैं। पहले वादा करो, उसके बाद ही छोड़ूंगा। वो अभी उसकी कमर थामे हुए था और अपने सीने से लगाए हुए था। लेकिन अर्जुन, वादा करने की क्या जरूरत है? अब जब सब कुछ हमारे बीच ठीक हो चुका है तो जाहिर सी बात है हम अपनी शादी को निभाएंगे। शर्म के कारण उसका चेहरा और भी लाल हो गया था, और जो बात अर्जुन उसके होठों से सुनना चाहता था वो माया के होठों तक आकर रुक जा रही थी। माया, ये गोल गोल बातें मुझे समझ नहीं आती। पहले अपने इन प्यारे प्यारे होठों से साफ साफ वादा करो कि आज की रात हम सुहागरात मनाएंगे। देख लो, बहुत सारे लोग हमारी ही तरफ आ रहे हैं, और अब मैं तुम्हें फिर से किस करने वाला हूँ। नहीं अर्जुन प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है। वो मुस्कुराया। बस इतना तो कह दो कि आज की रात हम सुहागरात मनाएंगे। ठीक है, आज की रात हम सुहागरात मनाएंगे। उसने जैसे तैसे करके उसके मन की बात पूरी कर दी थी, और वो खुशी से याहू का नारा लगाते हुए उसे छोड़ गया। वो शर्म से लाल होती हुई ब्राइडल रूम की तरफ भागी। फिर वो दोनों आगे पीछे ही अंदर दाखिल हुए तो अनुषा दुल्हन बनी बैठी थी। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तुम आ गई। अब मुझे बताओ, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? तुम्हारे भाई को पसंद आऊंगी ना? पता नहीं, उसने मेरा इतना ओवर मेकअप कर दिया है। सब ठीक है ना? अनुषा ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। सांस लीजिए होने वाली भाभी जी, आप जिस भी रूप में जाएंगी ना, मेरे भैया के दिल में ही रहेंगी। और पता नहीं वो कितनी बार खुद को आईने में शाम से देख देख कर कह चुके हैं, मुझ पर शेरवानी ठीक तो लगेगी ना? मैं खूबसूरत तो लगूंगा ना? अनु को पसंद तो आऊंगा ना? अनु को ये ड्रेस पसंद है ना? माया ने मुंह बनाकर नकल उतारी तो अर्जुन ने कह कहा लगाकर हंस पड़ा, और अनुषा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर कुछ देर के बाद वैभव और अनुषा की शादी हो गई। दोनों अब स्टेज पर बैठे बेहद हसीन लग रहे थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे न जाने कौन कौन से राज साझा कर रहे थे, और दूसरी तरफ अर्जुन शौक से उसके हाथ में हाथ डाले उसे सबसे इंट्रोडक्शन करवा रहा था। हर एक की निगाह में दोनों जोड़ियों के लिए तारीफ थी। कितने हसीन लग रहे हैं, नजर न लगे किसी की। अर्जुन और वो जब ऊपर गए तो माया ने दोनों की बलाएं लेते हुए कहा, आप दोनों को भी किसी की नजर न लगे। जवाब में अनुषा ने उसकी बलाएं ली तो वो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अर्जुन मोहब्बत से माया को देख रहा था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना।
रोज़ एक नई और रोमांटिक नॉवल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए रोमांटिक नॉवल के साथ।